नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सेकंड हमारा जो चैप्टर है उनको आज हम लोग देखेंगे। ये पहला यूनिट है ना। तो इनके पहले वाला जो और आपने वीडियो देखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। और ब्राफ्टेड लॉरी के सिद्धांत क्या है, लुईस अम्ल क्षार जो सिद्धांत क्या है, उनको आपने देखा होगा। और वही चीज़ एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, नो डाउट। कहीं वहाँ पर डाउट होने की ज़रूरत नहीं है। और वही चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सवाल ऐसा रहेगा जो उनके अथवा में पूछे जाएंगे, राइट ना। तो पहले जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग पहले समझते जाएंगे। और ये वीडियो के माध्यम से आपको समझने के लिए मिलेगा, थोड़ा हेल्प भी मिलेगा कि आपको कहाँ डाउट है। थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते जाएंगे तो बाकी चीज आप कर लेंगे अच्छे से। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर है 8818867195। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। और पूरे छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़ से बाहर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनका भी सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एनएपी 2020 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट का सिलेबस सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा भी है कि हर जगह का बच्चा यही सिलेबस पढ़ेगा, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, देखते हैं आज का जो हमारा क्लासेस है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको तो तुरंत आपको मिल जाएगा, राइट ना। ये चीज़ आपको फ़ायदा है ना। मान लीजिए प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिला, कि कोई आपको दोस्त लोगों से मांगने की ज़रूरत पड़ रहा है, तो वहाँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर दिन आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। और हर दिन वीडियो मिलेगा शाम के टाइम में, है ना। एक टाइमिंग है, 5 से लेकर के 6 साढ़े 6 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाना चाहिए, राइट ना। ऐसा मेरा प्रयास है। तो सभी लोग इस तरह के वीडियो को फॉलो करिए, देखिए, समझिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं। सेकंड जो हमारा चैप्टर है, छोटा छोटा चैप्टर है। ये तो एक एक टॉपिक है रहने को, बट ये अलग अलग चैप्टर में इनको डिवाइड कर दिए हैं। और टोटल आपको 11 चैप्टर मिलेंगे। कुछ चैप्टर आपके लिए हार्ड लगेंगे और कुछ चैप्टर आपके लिए बिल्कुल इजी है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाएंगे ना, तो मुझे सरल सरल लगेगा लेकिन आपको कठिन लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशान रहते हैं, ठीक है। तो वही सब्जेक्ट को हम इजी तरीके से समझेंगे, है ना। उनको मैं और बोर्ड में आपको अच्छे से बताते जाऊंगा। और ये चीज़ तो आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं क्लास में। तो यहाँ ज़्यादा एकदम एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेन इसके बारे में आपको मेन मेन जो लाइन है उनको मैं आपको समझाते जाऊंगा, हाईलाइट करते जाऊंगा। उन्हीं बातें को आपको समझते जाना है। चलिए फ्रेंड, आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आते जाएगा। और अगर आप स्किप कर देंगे, भगा के देखेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। छोटा छोटा वीडियो है, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट का वीडियो है, 10, 12, 15 ऐसे रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि 3, 3, 4, 4 मिनट वीडियो में मैं क्या समझाऊंगा आपको। थोड़ा पढ़ो तो दम लगा के पढ़ो भाई, बीएससी में हो आप लोग, है ना। 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो तो आप देख ही सकते हैं। 15 मिनट 20 मिनट आपके लिए घूमने के लिए तो टाइम सबके पास है, लेकिन पढ़ने के लिए किसी के पास नहीं है। तो ये चीज हम करते हैं जो बाद में बहुत दुख पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। कठोर मिस होता है, हार्ड होता है। एच मतलब हार्ड, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट, ए का मतलब होता है एसिड और बी का मतलब होता है बेस। और संकल्पना का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। है ये बात आपको पहली बात समझ में आ जानी चाहिए। समझते हैं चीजों को। परिचय। सर्वप्रथम इसको किस वैज्ञानिक ने कब दिया था, ये चीज आपको दिख गया यहाँ पर, है ना। अम्ल और जो क्षार का वर्गीकरण हार्ड और सॉफ्ट के बेस पर अलग अलग किया गया। इन्होंने बताया कि जो हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस होते हैं वो क्या चीज होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है, ये बात आपको भूलना नहीं है। कॉन्सेप्ट तो उनका वही रहेगा, लिखने के तरीका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उससे नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेगा। जो बातें उसमें लिखे जाने हैं वो बातें आप लिखेंगे। देखिए, पियर्सन द्वारा प्रस्तुत इस वर्गीकरण के पहले धातु आयन द्वारा बनाया गया जो कॉम्प्लेक्स होता है, अब ये संकुल क्या होता है, इन चीजों को मैं आपको बताते जाऊंगा।
मान लीजिए यहाँ पर कोई मेटल है आयरन, यहाँ पर कोई मेटल है, हमारे पास क्या है, आयरन है। एफ ई आयरन का फार्मूला होता है एफ, और क्या होता है, ई होता है, ठीक है। ये एफ और ई हमारे पास आयरन का फार्मूला है। अगर कोई जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, जैसे अमोनिया है या वाटर है ना, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का निशान इस तरीके से कोई दे रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर अमोनिया है, NH3 है, NH क्या है हमारे पास, 3 है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, अगर सेंटर एटम को अगर दे रहा है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, संकुल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास संकुल बनाने के लिए क्या होता है, सेंटर एटम होता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट काम करता है, और यहाँ पर लिगेंड होता है जो उनके चारों ओर घिरा होता है। अब लिगेंड का काम कौन करता है, मैं क्लियर करते जाता हूँ, ये सब चीज बहुत काम का है ना। इसी बेसिक को बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिगेंड का काम कौन करेगा, लिगेंड का काम हमारा वाटर कर सकता है, अमोनिया कर सकता है NH3, साइनाइड कर सकता है, 17 ग्रुप के एलिमेंट कर सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो लिगेंड की तरह क्या करते हैं, काम करते। अब लिगेंड का काम क्या है, लिगेंड वो होगा, है ना, जो सेंटर एटम को, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय धातु कहते हैं या परमाणु कहते हैं या एटम, है ना, को अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके उनको अगर संतुष्ट करते हैं, है ना, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो यही होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। स्थायित्व का निर्धारण करने के लिए धातु आयनों का अनुभविक वर्गीकरण किया जाता था, है ना। कुछ समय बाद यह धातु आयन का लिगेंड, वही बात आ गया लिगेंड ना, दोनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। इसका नाम है, क्या क्या नाम है देखते हैं, अ और ब। इसका नाम है ए और बी, दो भाग में बांटे गए, है ना, पियर्सन है। देखते हैं अब इसके ए और बी दो पार्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कठोर अम्ल क्या होते हैं और मृदु अम्ल क्या होते हैं, इनका हमको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए, ये क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, कठोर अम्ल का मतलब क्या है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक को उल्टा एक होगा, आप ध्यान रखेंगे। देखो, कठोर अम्ल क्या होगा, वे लुईस अम्ल या धातु आयन कठोर अम्ल होते हैं जिनका ध्रुवण कठिनाई से होता है। अब ये ध्रुवण का मतलब क्या है, ये हमको समझना है। अब यहाँ पर मान लीजिए HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये प्लस में डिवाइड होता है और ये क्या में डिवाइड होता है, हमारे पास माइनस में। तो प्लस और माइनस में जो डिवाइड होने की जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, उनको हम लोग कहते हैं बच्चों ध्रुवण कहते हैं, राइट ना, है ना, पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये ध्रुवित हो जाते हैं, मतलब चार्ज में डिवाइड हो जाते हैं, ध्रुवण हो जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अगर एक कठिनाई से होते हैं, ये पहला इनका कॉन्सेप्ट प्रकार है। दूसरा क्या है, इसके अलावा किसी धन आवेशित कठोर अम्ल में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। अब देखते हैं, यही बातें आपको याद रखना है। कठोर अम्ल वो होते हैं जिनका साइज छोटा होगा, जिनका उच्च धन आवेश होता है, अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। तीन देख पाए आप, ठीक है। अब देखते हैं ये मृदु अम्ल क्या होगा। अब ये तो कठोर अम्ल तो समझ में आ गया, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात हमेशा फिक्स करिए, आप दोनों को मत पढ़ो, कठोर अम्ल को पढ़ लिए ना, तो आप फ्री रहिए, ये एग्जाम्पल आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि इनका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि कठोर अम्ल का साइज छोटा होना चाहिए, तो मृदु अम्ल का साइज तो बड़ा होना चाहिए ना। तो ये इनका उल्टा हो गया, इसीलिए दोनों को मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। नो डाउट, मैं लिख के गारंटी देता हूँ, दोनों को पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक को पढ़ो, दूसरा को उल्टा मार दो। उच्च धन आवेशित होते हैं तो ये निम्न धन आवेशित होगा। किसी अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं, तो ये क्या होगा, हमारे पास अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पाया जाता है। तो उल्टा हो गया ना, तो तीन को पढ़ के तीन उल्टा मार दिए यहाँ पर। और यहाँ पर एग्जाम्पल का बात करें, छोटा फेज, तो ये तो बड़ा फेज हो गया भाई, सबके सब, है ना। तो ये सब चीज आपको देखने के लिए मिला। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल है, दोनों का एग्जाम्पल आपको छांटने के लिए देंगे ऑब्जेक्टिव में, तो इनको आपको कवर करनी है। अब कठोर तथा मृदु क्षारक क्या होते हैं, अब हम क्षार के बारे में समझते हैं कि कठोर क्षार क्या होते हैं और मृदु क्षार क्या होते हैं, इनको भी हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये कठोर क्षार के बारे में पहले समझते हैं। क्या होते हैं कठोर क्षार, कठोर क्षारक वे होते हैं जिनमें दाता परमाणु की ध्रुवण कम होती है, और उसमें क्या था, ज्यादा था। आपने देखा उसका भी उल्टा हो गया ना। तथा ऋण विद्युता क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और यहाँ पर आपने देखा सबसे ऊपर में, ये धन
धन आवेशित कठोर रूप में पाए जाते हैं, कठोर अम्ल के रूप में, तो यहाँ पर ऋण आवेशित हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हेडिंग में चलते हैं हम लोग। इनका पहला क्या है, पहला जो कठोर क्षार है और मृदु क्षार है उनको हम लोग देखेंगे। तो ये देखते हैं, दाता परमाणु की ध्रुवणता कम होती है, तो यहां पर ध्रुवणता क्या होगी, ज्यादा होगी, अधिक होगी बोला है ना। इनके विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होते हैं, तो इसका क्या होता है, कम होते हैं। ये देखिए कम होते हैं, कम होते हैं। ये ऑक्सीकरण कठिनाई से होते हैं, तो ये ऑक्सीकरण सरलता से होते हैं। हो गया ना उल्टा, एक को पढ़ो दूसरा को, कुल मिला के आपको दो ही याद करना है, एक ऊपर का उसका उल्टा नीचे, फिर ऊपर का फिर उल्टा, मतलब ये पढ़ लिए तो ये पढ़ लिए, और ऊपर में ऊपर वाला को पढ़ लिए तो नीचे को पढ़ लिए। चलिए ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं जो पियर्सन के हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की जो संकल्पना है वो क्या चीज होते हैं, इनको हम लोग समझते हैं। दो टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में और हम लोग देखेंगे। देखते हैं पियर्सन जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया है वो कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। इसके अनुसार पहले सीधा यहाँ लिखेंगे कि पियर्सन के हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस संकल्पना के अनुसार, यहां आ जाएंगे सीधा एक काला अक्षर में जो लिखा है ना उनको लिखना है। किसी अम्ल क्षार अभिक्रिया में कठोर अम्ल की प्राथमिकता कठोर क्षार से तथा मृदु अम्ल की प्राथमिकता मृदु क्षार से संयोग करने की होती है। इस प्रकार प्राप्त जो प्रोडक्ट होगा वो मोर स्टेबल होगा। कितना बढ़िया बात, वाह मजा आ गया। अगर कहीं पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये अम्ल है और ये क्षार है, अगर दोनों हार्ड है, दोनों हार्ड है कठोर है, यहाँ का है ना, अगर अम्ल हमारा हार्ड है और क्षार भी हमारा हार्ड है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा मोर स्टेबल होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये हमारा सॉफ्ट है एसिड और ये हमारा जो बेस है वो हमारा क्या है, सॉफ्ट है, दोनों के दोनों सॉफ्ट है, तब प्रोडक्ट जो बनेगा वो सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड बेस बनेगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा, तो मोर स्टेबल होगा। समझे बात, एक बार क्लियर कर देता हूँ। जो हम एसिड और बेस ले रहे हैं, अगर दोनों हार्ड हार्ड है तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, या दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट होगा मृदु मृदु होगा, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा मोर स्टेबल होगा। लेकिन ऐसा कुछ कह दें, ये सिद्धांत यही कहता है ना, बस ये सिद्धांत हमको, यही चीजें हमको समझना है। यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से भाई, कि हमको इनका पूरे दुनिया भर का लेक्चर हमको नहीं करना है, हमको मेन इनका कथन समझना है कि ये कहता क्या है, और यही चीज आप करेंगे तो आपके लिए याद रहेगा, है ना। नहीं तो बाकी और आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा, तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, पियर्सन के अनुसार अम्ल क्षार अभिक्रिया में कठोर अम्ल और कठोर क्षार से बना हुआ जो उत्पाद को पहले प्राथमिकता, तथा जो अम्ल है वो हमारा मृदु है और क्षार है वो भी हमारा मृदु है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो स्थायी होगा। यही बात इन्होंने कहा है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि ए, अब ये बता सकते हैं ए मतलब एसिड है, बी मतलब बेस है यहाँ पर, और ए बी जो बन रहा है दोनों के बीच में बॉन्ड बन गए हैं ना, कंबाइन कर दिया। अच्छा इसको हम यहाँ पर प्लस चिन्ह को दिखा देते हैं भाई, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया बच्चों। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक कमेंट जरूर कर देंगे, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब बच्चों इनका एप्लीकेशन देखना है। अब इनका एप्लीकेशन क्या चीज़ है, इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, अनुप्रयोग अनुप्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, देखते हैं थोड़ा से। बाकी आपको चीज़ समझ में आ गई ना, ऊपर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यौगिक के स्थायित्व के लिए स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड जो है उनका स्टेबिलिटी कैसे होते हैं उनको बताने के लिए शुरू में ही बता दिया, और बार बार वही बातें करेगा, ये पूरा पार्ट वही बात करेगा। तो हमको बार बार वो सब चीज नहीं करना है, एक बार समझ लेना है चीजों को, बाकी ये आपको पूरा क्लियर हो ही जाएगा, राइट ना। तो ये चीज आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, उदाहरण, जो सिल्वर आयोडाइड एक स्थायी यौगिक है, क्यों स्थायी है समझते हैं, क्योंकि यह मृदु मृदु अंतःक्रिया से बना है। परंतु जो सिल्वर फ्लोराइड है मृदु अम्ल, इसमें सॉफ्ट है, और जो हमारे पास बेस है वो क्या है, हमारे पास हार्ड है, तो ये स्टेबल नहीं होगा। लेकिन दोनों में आप देख पा रहे हो कि दोनों में सिल्वर तो है
लेकिन यहाँ पर आयोडीन है और यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड है, तो दोनों में फर्क आ गया। इस प्रकार जो कोबाल्ट है, यहाँ भी फिर वही एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुल मिला के वही कहेगा। तो अनुप्रयोग को ज्यादा थोड़ी ना लिखना है, आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके समझा देना है। और घुलनशीलता का बात कर रहा है ना भाई। देखिए, कोई पदार्थ किसी विलायक में उसी अवस्था में विलयशील होगा जब पदार्थ का जो मृदु भाग विलायक के मृदु भाग से मिलेगा, है ना। एकदम करेक्ट, वही चीज आ गया। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर वाटर है या जो भी सॉल्वेंट है आपके पास, है ना, और यहाँ पर जिसको हम मिला रहे हैं, ठीक है, तो इनका हमारा सॉफ्ट वाला भाग और इनका सॉफ्ट वाला भाग मिलेगा तब ज्यादा सॉल्युबल होगा, और इनका हार्ड वाला भाग और इनका हार्ड वाला भाग दोनों मिल जाएगा, तब हमारा जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कठोरता का क्षारकता क्रम देख सकते हैं, सबसे स्ट्रांग ये है, फिर वीक 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 होते गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका साइज काफी छोटा होता है। फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप में आने वाला एलिमेंट होता है, जो सबसे ऊपर टॉप 10 में आते हैं, और उनका साइज छोटे होने के कारण उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो नाभिक के सबसे क्लोज है। इनका साइज छोटा होता है, एटॉमिक नंबर भी कम है। आप जानते हैं फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, क्लोरीन का कितना है, ब्रोमीन का कितना है, आयोडीन का कितना है। फ्लोरीन का कितना है, 9 है, इसका कितना है, 17 है ना। तो जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा, केंद्र से दूरी बढ़ते जाएगा, तो उनका आकर्षण कम होते जाता है। तो ये साइज में छोटा होने के कारण, आकर्षण ज्यादा होने के कारण, ये आपका सबसे कठोर क्षार को बताता है। फिर साइज जैसे बड़ा होते जाएगा तो ये आपका मृदु होते जाएगा। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। अब ज्यादा और आपको डिटेल नहीं करना है, आपको एग्जांपल दे दे के आगे बढ़ते जाना है। इतना सारा कथा कहानी आप नहीं करेंगे, ये छोटा छोटा आपको पूछेंगे 2 नंबर 3 नंबर में, तो इतना सारा आपको करने की जरूरत नहीं है। धातु अयस्कों का अस्तित्व बताने में, है ना, तो जो धातु होते हैं, जो अयस्क होते हैं, है ना, और जो होते हैं, है ना, उनके नेचर बताने में ये काम आते हैं। जैसे प्रकृति में पाए जाने वाला अयस्कों के रूप में रूपों की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। उदाहरण है कैल्शियम 2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन और एल्यूमिनियम 3+आयन। ये कठोर अम्ल की कठोरता क्षारक, जैसे कि कार्बोनेट 2- आयन, CO3 2- आयन और O2- आयन के साथ क्रिया से स्थायी यौगिक बनाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर अयस्क बनाने के लिए कैसे इनका उपयोग है उनको हमने देखा। हेडिंग हेडिंग को याद रखना है, और इतना सारा आपको थोड़ी ना लिखना है। आपको जितना कवर कर आप पा रहे हैं उतना आप करेंगे, और आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, ये सब तो ज्यादा करना नहीं। अभिक्रिया को सेलेक्टिविटी करने के लिए, जो सेलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन को सेलेक्टिव करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा आप इनको पढ़ेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे, लेकिन आप एक बार वीडियो देखेंगे तब मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे नहीं, बस ऐसे ही स्क्रॉल कर करके देखेंगे तो क्या समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज दिया हुआ है, बार बार वही एग्जांपल दे रहे हैं, तो यही सब चीजें हैं, और ये रेडॉक्स अभिक्रिया में ये काम आते हैं। हेडिंग हेडिंग को देख करके बच्चों आप इनको थोड़ा सा कवर करेंगे, और बाकी चीजें और आपको नहीं करना है। अब इनका लिमिटेशन देखना है, सीमाएं क्या है इनका, तो 2-3 सीमाएं हैं, करेंगे। देखो, अम्ल तथा क्षारों की कठोरता और मृदुता के मापन के लिए कोई मात्रात्मक स्केल नहीं है। मतलब इसके लिए कोई क्वांटिटिव जो स्केल है ये नहीं है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस को नाप सके इसके लिए। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस जो कॉन्सेप्ट है के अनुसार किसी ज्ञात अभिक्रिया की व्याख्या करने में ये यौगिक की अम्ल तथा क्षार के जो फ्रेगमेंट्स है, मतलब प्रभाजों में विभक्त किया जा सकता है, इनको एक्सप्लेन नहीं किया। और देखते हैं, इस संकल्पना के अनुसार कठोर मृदु क्षार सॉरी कठोर मृदु कारक यौगिक के अम्लीय तथा क्षारीय गुणों से स्वतंत्र होते हैं, क्यों, इसको नहीं बता पाया। तो ये है, और इनका और काफी एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनको आप थोड़ा सा जरूर करने की कोशिश करेंगे। जितना मैं इनका बेसिक पार्ट है उनको मैंने आपको बता दिया, और नो डाउट बच्चों वही चीज मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ, बार बार आपको वही 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 बार बार करेगा, तो ये चीज आपको कर ही लेना है, ठीक है। तो ये हमारा विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है और कठोर और मृदुता क्या होते हैं, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि वे स्पीसीज कठोर होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता के मान उच्च होते हैं, तथा वे स्पीसीज मृदु होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, लो। आपको शुरू में मैंने आपको दिखाया ना कि फ्लोरीन जो है वो कठोर क्यों है, क्योंकि उनका फाइज क्या है हमारे पास, ये फ्लोरीन है,
अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर को, थोड़ा फिर बता रहा हूँ, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सब चीज। भाई मेहनत आप करेंगे, मैं सिर्फ आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि चीजों को हमको पढ़ना कैसे है। इतना में भी आपके दिमाग में आ ही जाएगा, ऐसे छोटे बच्चे नहीं तीसरी क्लास के कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं। और देखते हैं यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। अच्छा हाँ ये, अच्छा ये कठोर क्यों है, क्योंकि इनका साइज छोटा है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। इसका साइज बड़ा है, इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान कम है, बस इतना आपको बताना है। वही चीजें नीचे में सबसे नीचे में दिया है, और वही बार बार आपको एग्जाम्पल दे रहा है, और जितना आपसे हो सकेगा। एग्जाम्पल तो भाई आप पढ़ेंगे, मैं थोड़ी ना पेपर लिखने जाऊंगा, आप ही तो जाएंगे ना। तो ये चीज है बताना है मुझे टेबल में कि किस तरीके से दिए। अभी दुनिया भर को आपको रटना नहीं है, जितना आपसे हो रहा है दो चार कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बच्चों यही है हमारे पास विद्युत ऋणात्मकता और कठोरता और मृदुता क्या होते हैं। चलिए इतना चीज आपको क्लियर हो गया। और ये पूरा चैप्टर है खत्म हो गया। अभी देखिए पूरा आपको एग्जाम्पल भर भर के दे रहा है, और बाकी चीजें है, बुक है, आप खरीदिए पढ़िए इनको, तब पूरा चीज आपके पास नॉलेज में आ ही जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो लेक्चर रहेगा वो तीसरा चैप्टर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें वाटर नहीं होते हैं लेकिन तब भी वो सॉल्वेंट की तरह वर्क करते हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने काफी अच्छे ढंग से समझा क्या चीज होते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, काफी अच्छा है। आपको क्लियर भी हो गया होगा कि हम कैसे समझे। इस तरह से हम थोड़ा कम से कम एक्टिव कर रहे हैं आपको, कि कम से कम थोड़ा एक्टिव अगर आप हो जाएं और मेहनत आप सेल्फ स्टडी करिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और नोट्स जरूर थोड़ा थोड़ा करके आप बनाते जाएंगे, तो आपका एक दिन पेपर जो जाएगा बहुत अच्छा जाएगा। सेमेस्टर में 70% 75% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईयरली में यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेमेस्टर में इतना नंबर के इंटरनल है, सब चीज काफी आपको हेल्प कर रहा है, राइट ना। तो सेमेस्टर एग्जाम में कभी आप फेल नहीं हो सकते। और आप पहली बात तो यह है कि आप रिजल्ट का वेट मत करिए, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप एटी केटी लगेंगे दो तीन चार जितना भी सब्जेक्ट में, तब भी आप अगला सेमेस्टर जा सकते हैं, और वो भी बिना एटी केटी के। आपको सेकंड सेमेस्टर में कोई एटी केटी नहीं दिलाना है, सप्ली नहीं दिलाना है ना। उनको आप थर्ड सेमेस्टर में दिलाएंगे, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, और भविष्य में इस तरह के जो भी वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।